वेलकम टू द चैनल फिजिक्स क्लासेस विद देवना तिवारी। आज हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर बेस्ड इम्पॉर्टेंट फिनोमिनन इंटरफेरेंस पर चर्चा करेंगे। इंटरफेरेंस में भी किस पर? रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ द वेव पर। कुछ बुक्स में रिजल्टेंट इंटेंसिटी के लिए जो इंटरफेयरिंग वेव्स हैं वो अलग अलग एम्पलीट्यूड्स वाली ली जाती है, नियरली सेम होते हैं लेकिन A1 A2 ले लेते हैं। टेक्स्ट बुक में या कहीं कहीं पर सेम एम्पलीट्यूड वाली वेव्स ली जाती हैं और उनका सुपरपोजिशन कराया जाता है। दोनों को एक साथ समझाऊंगी क्या डिफरेंस है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन क्या है। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा और हाँ, जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नॉर्मली किसी भी जगह पर एक सोर्स जिसकी इंटेंसिटी I0 है, उससे अगर इंटेंसिटी मेजर की जाती है सब जगह तो I0 है, ठीक। दूसरा सोर्स आइडेंटिकल भी जला दिया गया तो डबल हो गई इंटेंसिटी, अब 2I0 हो गई सब जगह। लेकिन अगर ये दोनों सोर्सेस कोहेरेंट सोर्सेज हैं, मतलब इनसे आने वाली लाइट सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ और जीरो या कांस्टेंट फेज डिफरेंस वाली है, तब क्या होगा? तब क्या सब जगह इंटेंसिटी 2I0 मिलेगी? हैं तो वही दोनों सोर्सेज I0 इंटेंसिटी वाले, लेकिन वो कोहेरेंट सोर्सेज हैं। तो ध्यान रहे, कोहेरेंट सोर्सेज अगर हैं तब सब जगह यूनिफॉर्म इंटेंसिटी 2I0 नहीं मिलेगी। कैसा होगा? कहीं 4I0 कहीं 0, कहीं 4I0 कहीं 0, अल्टरनेटली मैक्सिमम मिनिमा बनेंगे। और इसी मैक्सिमम मिनिमा के पैटर्न को फ्रिंज पैटर्न कहते हैं। और ये फिनोमेनन जिसमें कोहेरेंट सोर्सेज से आने वाली लाइट की एनर्जी का, इंटेंसिटी का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, नेट एनर्जी वही रहती है, ये फिनोमेनन इंटरफेरेंस है। इंटरफेरेंस का स्टेबल या परमानेंट होना, जिसे सस्टेन इंटरफेरेंस भी कहते हैं, वो केवल इसी बात पर डिपेंड करता है कि जो दोनों लाइट वेव्स आ रही हैं, जिन सोर्सेज से आ रही हैं, वो सोर्सेज कोहेरेंट हो। मतलब वो सेम फ्रीक्वेंसी की, सेम वेवलेंथ वाली लाइट तो दे रहे हैं, लेकिन उन दोनों लाइट वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस या जीरो हो या कांस्टेंट हो, बदले ना। तभी जहां मैक्सिमा बनेगा वहां मैक्सिमा, जहां मिनिमा बनेगा वहां मिनिमा। अब बात करते हैं कि कहीं पर इंटरफेरेंस के लिए जो इंटरफेयरिंग वेव्स की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, उसमें एम्पलीट्यूड्स में थोड़ा सा डिफरेंस रख देते हैं, A1 A2 ले लेते हैं। और टेक्स्ट बुक में क्या लेते हैं? दोनों का एम्पलीट्यूड सेम लेते हैं। ऐसे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, कहीं पर पूछा जाता है इंटेंसिटी रेशियो ये है तो मैक्सिमा और मिनिमा का रेशियो बताइए, और कहीं पर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है तो इंटेंसिटी भी सेम रहती। तो ऐसे सवाल कैसे लगाएं? इन सब के लिए आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं दो कोहेरेंट सोर्सेज से आने वाली वेव्स की इक्वेशंस हैं, y1 इक्वल टू A1 sin ओमेगा टी, y2 इक्वल टू A2 sin ओमेगा टी प्लस फाई। फाई है जीरो या कांस्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन बोथ द वेव्स। अब सुपरपोजिशन होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, सेम फ्रीक्वेंसी वाली हैं, तो दोनों के एक्सप्रेशन में y1 प्लस y2 हो जाएगा। एल्जेब्रिक सम इक्वल टू वेक्टर सम, जब एक ही डायरेक्शन है। इससे y1 प्लस y2 करेंगे तो थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन याद होना चाहिए, साइन ओमेगा टी प्लस फाई क्या होता है। उस ब्रैकेट को खोल लेंगे, साइन ओमेगा टी प्लस फाई क्या होता है? साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। अब साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी कॉमन ले लेंगे और जो भी ब्रैकेट में आ रहा है इसको फिर मानेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव के टर्म्स में। एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव A है, इंडिविजुअल वेव्स तो A1 और A2 वाली हैं। इस A की वैल्यू और A से इंटेंसिटी की वैल्यू निकालने के लिए पूरा आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशंस याद होने चाहिए। देखिए कैसे निकालेंगे। A1 प्लस A2 कॉस फाई, साइन ओमेगा टी का प्रोडक्ट है ये, तो इसको मान लिया A कॉस थीटा, और A2 साइन फाई, इसको A साइन थीटा के बराबर मान लिया। अब जो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड आ रहा है उनमें ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे, तो देखिए A कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस A साइन थीटा कॉस ओमेगा टी, यानी कितना हो गया? A साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये एक्सप्रेशन वैसे ही तो है, ये रिजल्टेंट वेव क्या है? जैसे कि जो इंडिविजुअल वेव्स थी वैसे ये भी रिजल्टेंट वेव बनी इसी पैटर्न की। अब इसमें इंटेंसिटी निकालेंगे तो एम्पलीट्यूड पता होना चाहिए कि ये कितना है। A कैसे पता चलेगा? A हमने माना हुआ ना कि A कॉस थीटा और A साइन थीटा पता है, दोनों के स्क्वायर करके ऐड कर दिया। ये स्क्वायर करके ऐड कर दिया, इससे हमारे पास A स्क्वायर कितना आ गया? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2A1 A2 कॉस फाई प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, फिर साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई 1 हो गया। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई आ गया। इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होती है,
यानी हम के ए स्क्वायर लिख सकते हैं रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी, और इंडिविजुअल के ए वन स्क्वायर और के ए टू स्क्वायर लिख सकते हैं। खास बात देखिए क्या आया कि इंटरफेरिंग वेव्स हैं, कोहेरेंट सोर्सेज से आने वाली वेव्स हैं, तो उनके बीच की रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी आ रही, आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस 2 रूट आई वन आई टू कॉस फाई। ये रूट आई वन आई टू कैसे आया, ए वन की जगह रूट आई वन, ए टू की जगह रूट आई टू, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर है ना, तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा रूट आई और कॉस फाई। अब यही इंटेंसिटी का जनरल रिलेशन आया इंटरफेरेंस के लिए। इस इंटेंसिटी में मैक्सिमम इंटेंसिटी कब कब होगी, आई वन प्लस आई टू प्लस 2 रूट आई वन आई टू कॉस फाई में, जब कॉस फाई मैक्सिमम वैल्यू देगा। कॉस फाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। कब कब 1 होता कॉस फाई, कॉस 0 1, कॉस 2 पाई 1, कॉस 4 पाई 1, कॉस 6 पाई 1। इन जनरल क्या लिख लेंगे, फेज डिफरेंस कितना हो जाए 2n पाई, n 0 रखो 0, कॉस n1 रखो तो कॉस 2 पाई, 2 रखोगे 4 पाई। तो ये हो गई फेज डिफरेंस की कंडीशन। बहुत बार पूछ लिया जाता है कि पार्ट डिफरेंस कंडीशन बताओ फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ इंटरफेरेंस। फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, ये 11th में पढ़ा हुआ है। उससे पार्ट डिफरेंस कितना निकाल लेंगे, n लैम्डा। देख लो रख के, ये रिलेशन याद रख लेना कि फेज डिफरेंस यहां पे मैं लिखे दे रही हूं इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस यानी कि डेल्टा एक्स। चेक कर लो, जैसे डेल्टा फाई अगर 2n पाई यहां रख दिया तो पाई पाई कट गया, 2 2 कट गया, n लैम्डा आ गया, पार्ट डिफरेंस वही लिखा n लैम्डा। अब बात करते हैं कि कहां पर मिनिमा बनेगा, मिनिमम इंटेंसिटी होगी। दोनों वेव्स के सुपरपोजिशन से मैक्सिमा और मिनिमा बनते हैं, और वो मैक्सिमा और मिनिमा डायरेक्ट सम से अलग होते हैं। देखिए डायरेक्ट सम I1 प्लस I2 होता है। इंटरफेरेंस के लिए क्या बताया कि दोनों लाइट वेव जो सेम फ्रीक्वेंसी की सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं, तो उनके सुपरपोजिशन से किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी डिफरेंट फ्रॉम सम ऑफ इंटेंसिटीज होगा। यही यहां पर हो रहा, सम ऑफ इंटेंसिटी खाली I1 प्लस I2 है। खैर मिनिमा के लिए क्या होगा, जब cos फाई की वैल्यू -1 हो, मिनिमम हो। cos फाई -1 कब होता है, पाई, 3 पाई, 5 पाई, जितने भी ऑड इंटीजर्स ऑफ पाई हैं। इसलिए क्या हो गया 2n प्लस 1 पाई, और पार्ट डिफरेंस भी इसी कंडीशन से निकाल लिया। तो ये मैक्सिमा मिनिमा कंडीशन हो गई किसके लिए, इंटरफेरेंस के लिए, जब A1 और A2 एम्पलीट्यूड्स ऑफ द वेव्स अलग अलग हैं। जब मैक्सिमा है तो cos फाई 1 हो गया, तो इसको और भी कैसे लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 किसका होल स्क्वायर है, रूट I1 प्लस रूट I2 का। मिनिमा के लिए किसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ cos फाई -1 हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। माइनस के लिए क्या हो जाएगा, रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर से पूछ लेते हैं एम्पलीट्यूड का रिलेशन बताओ, तो क्या लिखोगे, ए मैक्सिमा क्या होगा, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। ये इसी फॉर्मूले से आया है। अगर I मैक्सिमम है और A मैक्सिमम पूछा जा रहा है तो रूट I1 की जगह A1, रूट I2 की जगह A2। ये सब फॉर्मूले याद होने चाहिए। और A मिनिमम क्या हो जाएगा, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। अब बात करते हैं कि अगर दोनों कोहेरेंट सोर्सेज से आने वाली वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम है तब क्या होगा। टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस ली गई हैं, y1 इक्वल टू a cos ओमेगा टी, y2 इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस फाई, यानी a1 a2 नहीं है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है। इनका सुपरपोजिशन होगा, सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, सेम फ्रीक्वेंसी वाली है। डायरेक्ट ऐड कर देंगे, रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट आ गया। ऐड करेंगे तो a कॉमन हो जाएगा cos ओमेगा टी प्लस फाई। ये एक और ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन है, cos c प्लस cos d। c क्या है ओमेगा टी, d क्या है ओमेगा टी प्लस फाई। देखिए मैथ्स जरूर आनी चाहिए। ये एक्सप्रेशन क्या होता है, cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। इससे c और d की वैल्यूज रख के सॉल्व किया, क्या आ गया, a बाहर है ब्रैकेट के अंदर, 2 cos फाई बाई 2 cos ओमेगा टी प्लस फाई बाई 2। अब ध्यान देना 2 cos फाई बाई 2 इंटू a, ये पूरा है एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। रिजल्टेंट वेव में ये 2a cos फाई बाई 2 है एम्पलीट्यूड उसका। इससे अगर एम्पलीट्यूड को हम कैपिटल A से लिख दें, इसे 2a cos फाई बाई 2 को, तो अब एक्सप्रेशन क्या बन गया, वाई आर इक्वल टू रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट a cos ओमेगा टी प्लस फाई बाई 2। एम्पलीट्यूड प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर है, कितना हो जाएगा ये, 4a स्क्वायर cos स्क्वायर फाई बाई 2। अब देखो ये जब भी 1 होगा इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी।
इसको 1 कर देंगे, इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी 4I0। अगर एक वेव की इंटेंसिटी I0 है, दोनों वेव्स की इंटेंसिटी 2I0 होगी। लेकिन देखिए मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी आ गई 4I0, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना आ गया 4A²। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमा का कितना आया 4A², रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमा की कितनी हो गई 4I0। अगर इंटरफेरेंस नहीं होता, मतलब ऑर्डिनरी सुपरपोजिशन होता, ऑर्डिनरी वेव्स है जो कोहेरेंट सोर्सेस से नहीं आ रही, जिनके बीच में फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, ऑर्डिनरी लाइट है, तो एक I0 है, दूसरा I0 है, टोटल कितना हो जाता है 2I0। तो मैक्सिमम से भी ज़्यादा इंटेंसिटी मिल रही है इंटरफेरेंस के केस में। ये देखिए कितनी मिल रही है 4I0। ये कहलाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फाई की वही कंडीशन, जब जब ये 1 होगा तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, 2 पाई, 4 पाई, cos स्क्वायर 5/2 1। ऐसे मिनिमम के लिए 0, इंटेंसिटी भी 0। तो जब एम्पलीट्यूड सेम है तो मिनिमा परफेक्ट मिनिमा है, कोई इंटेंसिटी नहीं। जब एम्पलीट्यूड अलग अलग है, A1 और A2 है, तो मिनिमम में आप देख रहे हैं √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। ये एम्पलीट्यूड A1 - A2 का होल स्क्वायर, अगर A1 A2 सेम होता ये भी 0 आता, बस ये डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर ऐसी वेव्स जिनके बीच में फेज चेंज बहुत जल्दी से हो रहा है, कोहेरेंट सोर्सेस से नहीं आ रही, वो इनकोहेरेंट हैं, तो उनमें मैक्सिमम मिनिमम की पोजीशंस भी बहुत तेजी से बदलेगी। इससे रिजल्टेंट इंटेंसिटी का जो ये एक्सप्रेशन आया है, उसमें हम टाइम एवरेज इंटेंसिटी निकालते हैं। टाइम एवरेज इंटेंसिटी निकालने के लिए क्या होता है, उसको कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया जाता है, जैसे ये ऐसा ब्रैकेट, कर्ली नहीं, इसे इस तरीके का जो ब्रैकेट बोलते हैं, कैंची जैसा, इसमें इंटेंसिटी। अब ये एक्सप्रेशन इंटेंसिटी का यहाँ लिखा गया तो 4I0 cos स्क्वायर 5/2, और इसकी टाइम एवरेज वैल्यू कितनी होती हाफ। cos 501 होता है, तो यहाँ पर कितनी हो गई इसकी वैल्यू cos स्क्वायर 5/2 की हाफ। 4I0 इंटू हाफ कितना हो गया 2I0। टाइम एवरेज इंटेंसिटी जब फेज डिफरेंस कांस्टेंट ना हो कितनी आती है 2I0। और यही है ऑर्डिनरी लाइट वेव्स का सुपरपोजिशन। तो इंटरफेरेंस के लिए जरूरी क्या है, फेज डिफरेंस का कांस्टेंट या 0 होना, तभी स्टेबल या परमानेंट इंटरफेरेंस मिलता है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। थैंक यू।